Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with the chapter number 3, that is genetics. ये भी एक बहुत इजी और मार्क फेचिंग चैप्टर है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3, that is genetics, some basic fundamentals. तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है. सो व्हाट इज़ जेनेटिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉस रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन. ओके, तो ये क्या है? ये एक जेनेटिक्स टाइप ऑफ स्टडी of transmission of characters from the parents to their offspring and the laws which are related to such transmission. means जब कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं वो उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो इतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, सीधा आप लिख देना डैट इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड द लॉस रिलेटेड टू सच ट्रांसमिशन, और सिंपली यू कैन से दैट जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, फिर ग्रेगोर मेंडल, एन ऑस्ट्रियन मॉन्क एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगोर मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगोर मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, एंड हिज फाइंडिंग्स आर नाउ कॉल्ड एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इन्होंने जो डिस्कवर किया उसको हम क्या भी जानते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और ग्रेगोर मेंडल हमारे क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है. ओके, नेक्स्ट आ जाओ, टू मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, तो अभी जेनेटिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग में और दूसरा जेनेटिक काउंसलिंग में. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, सुन लो बस. जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज़ द टेक्निक बाय विच जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी चेंज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब वो उस बाय डूइंग जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन चेंज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन इन इट. हम उसका एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं उसमें एक नया टाइप का जीन डाल के. उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग मीन्स द पेरेंट्स it is in this the parents are advised regarding the possibility of inheritance of undesirable characters like hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia can be prevented by genetic counseling. ठीक है, तो जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको बता दिया जाता है कि आप कोई भी अनडिजायरेबल कैरेक्टर आपके ऑफस्प्रिंग या आपके चिल्ड्रन में जाने से बचा सकते हो. ठीक है, यू कैन प्रिवेंट इट बाय जेनेटिक काउंसलिंग. Such diseases like hemophilia, thalassemia and sickle cell anemia. Okay, so genetic engineering and genetic counseling are the two applications of genetics in this modern era. Next come to heredity. Heredity it is the transmission of characters from parents to offspring. ठीक है, इतना आप मत पढ़ो, डायरेक्टली आप बोल दो कि इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, नेक्स्ट like biggest like it means that young ones look like their parents. ठीक है, ये तो आप जानती हो that young ones somehow look like their parents only. Some features are matching with their parents. Next you come to the variations in population. सबसे पहले वेरिएशन क्या है वो देख लो. इट इज़ द स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज. ओके, मतलब सेम स्पीसीज़ के एनिमल्स या ह्यूमन जो भी हो उनमें कुछ स्मॉल डिफरेंसेस रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन. मतलब एग्जांपल ले लो, एक आप हो गए और एक कोई बंदा हो गया. ठीक है, उन दोनों आप कहाँ कौन स्पीसीज के हो? आप ह्यूमन स्पीसीज के हो. ठीक है, बट आप में बहुत कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पक्का डिफरेंस होगा. उस स्मॉल डिफरेंस को क्या डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं. इट इज़ द स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. ओके, next you come the first you know the cause. okay, cause क्या क्या है वेरिएशन के? पहला cause है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर सेकंड cause is जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, थर्ड इज क्रॉसिंग ओवर. ड्यू टू दिस थ्री causes वेरिएशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल और द सेम स्पीसीज. पहला cause था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैं लिख दे रहा हूँ, देख लो डायरेक्टली, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, पहला पूरा कॉज याद रखो और बस वेरिएशन का डेफिनेशन याद रखो, ख़त्म. ये ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
तीसरा आपका क्रॉसिंग ओवर। ओके, ये 3 कॉज की वजह से आपका वेरिएशन इज एविडेंट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट यू कम टू द एडवांटेजेस। ओके, एडवांटेज क्या है वेरिएशन के? द एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इज दैट इट हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू अडैप्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, due to variation only different individuals can adapt with the different kind of temperature or environment where they live. Okay, next come to the character and traits. What is character? Any inheritable feature of an organism is called character, फिर the alternative forms of a character are called traits. ठीक है, तो कैरेक्टर क्या है? अब जो भी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हो वो सब एक एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर का ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे, कलर ऑफ द आई, इट्स कैरेक्टर इज ब्राउन एंड इट्स ट्रेट इज ब्लू। ट्रेट्स, ठीक है, कलर ऑफ द आई एक कैरेक्टर है, उसका ट्रेट्स क्या है? ब्लू और ब्राउन, कुछ भी हो सकता है। आपका आई कलर ब्राउन हो सकता है या तो ब्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो हो गया ट्रेट और कैरेक्टर हो गया कलर ऑफ द आई। हेयर शेप, ट्रेट इज कर्ली और स्ट्रेट। आईब्रोज, ट्रेट इज हैवी, बुशी और थिन। Hair on the middle joint of finger, trait is growth or no growth. Color vision, trait is normal or red green. Color blindness, tongue rolling, trait is rolling of tongue or non-rolling. Hand use, trait is right-handedness or left-handedness. Skin color, trait is albinism or normal pigment. Yellow, trait is free or attached. Lips, trait is thick or thin. RH blood group, trait is RH positive और RH negative. तो ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या क्या है। नेक्स्ट यू कम टू द क्रोमोसोम नंबर। देख लो थोड़ा, क्रोमोसोम नंबर क्या है? ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। 23 पेयर्स, एंड इफ यू टेक इन नंबर्स इट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड अदर एनिमल्स सच एज एस्केरिस में 2 क्रोमोसोम है, ओनियन में 16 क्रोमोसोम्स, मेज 20 क्रोमोसोम्स, लायन 38 क्रोमोसोम्स, टाइगर 38 क्रोमोसोम्स, डोमेस्टिक कैट 38 क्रोमोसोम्स, माउस 40 क्रोमोसोम्स, ह्यूमन्स 46 क्रोमोसोम्स, गोरिल्ला 48 क्रोमोसोम्स, पोटैटो 48, मंकी 54, डॉग 78, चिकन 78, क्रेफिश 200 एंड सम इंसेक्ट्स मोर देन 1000 क्रोमोसोम्स। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लायन, टाइगर और डोमेस्टिक कैट, इनका क्रोमोसोम तो सेम दिया है 38, बट ये तीनों अपने कैरेक्टर्स में डिफरेंट है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसलिए डैट द क्रोमोसोम नंबर इफ सेम फॉर 2 or more animals but it may differ in their gene or the characters controlling the genes, means the diploid chromosome can be same for 2 or more animals or species, but the different characters which they perform because of different genes present in the chromosome defines the character of a इंडिविजुअल। मतलब सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो, अगर कोई भी 2 एनिमल्स का क्रोमोसोम नंबर सेम है लेकिन उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, और उन कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। सो द जीन्स विच कंट्रोल द कैरेक्टर्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल, सो they have same chromosome number but different characters. Okay, so this is the main reason so you can classify it। डिफरेंस बता सकते हो कि आप क्रोमोसोम नंबर सेम है बट फिर भी उनका कैरेक्टर्स डिफरेंट है, इसलिए वो हमारे अलग अलग तरह के बिहेव करते हैं। जैसे पोटैटो में देख लो, गोरिल्ला में देख लो, पोटैटो वेजिटेबल हो गया, गोरिल्ला तो एक एनिमल हो गया, बट फिर उनका क्रोमोसोम नंबर तो सेम है लेकिन उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट है, बिकॉज जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वो जीन उनमें डिफरेंट है, इसलिए उनका क्रोमोसोम नंबर सेम होने पर भी वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टर्म दिया है, देखो कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? द आर्टिफिशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप इज नॉन एज कैरियोटाइप। ये एक कैरियोटाइप का एग्जाम्पल है। देखो, इट इज़, ये ऐसे तो हमारे बॉडी में अरेंज नहीं होता, ये हमने बनाया है ह्यूमंस। सो द आर्टिफिशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप। देखो, बड़ा सा छोटा होता जा रहा है, पहला कितना बड़ा है, लास्ट कितना छोटा है। सो द आर्टिफिशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप इज नोन एज कैरियोटाइप। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, कैरियोटाइप का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम इज द corresponding pair of chromosomes, okay, identical in shape and size is known as homologous chromosomes। ठीक है, homologous chromosomes means it is the corresponding pair of chromosome। मतलब देखो, ये दोनों एक पेयर है, ठीक है, ये दो the corresponding pair of chromosomes which are identical in shape and size are known as homologous chromosome।
वो दोनों एक दूसरे के जैसे आइडेंटिकल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। इन दोनों का कुछ ना कुछ साइज एंड शेप थोड़ा सेम है, तभी इन दोनों को एक पेयर में रखा गया है। तो ये हो गया एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट द टू मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ने का जो डायरेक्ट में बताना सुनो। ऑटोसोम किसको बोलते हैं? द क्रोमोसोम्स विच कंट्रोल बॉडी कैरेक्टर्स लाइक स्किन कलर, हाइट एटसेट्रा are known as autosomes. There are 22 pairs of autosomes present in human beings. Okay, तो the pair of chromosomes, okay, which control the body characters, मतलब जो हमारे बॉडी कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे स्किन कलर क्या होगा, हमारा हाइट क्या होगा, हमारा बिहेवियर कैसा है, वो सब कंट्रोल करता है, वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। टोटल ह्यूमन में 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट है। बट सेक्स क्रोमोसोम क्या है? इट इज सेक्स क्रोमोसोम इज ऑल्सो नोन एज एलोसोम। You can write it that sex chromosome is also known as allosomes. Okay, see, allosomes, and its definition is that the chromosomes which determine the sex of an organism is known as sex chromosome or allosome. Every human has one pair of sex chromosome. ठीक है, तो the pair of chromosome which determine, जो हमारा sex determine करता है, मतलब either we are a male or a female, it determines that, okay, is known as sex chromosome or allosome. In human there are one pair of sex chromosome or allosome is present. Next come to the sex determination, son or daughter. ठीक है, the sex of the child depends upon the kind of sperm that fertilize the egg. The egg contains only the one X chromosome, but half of the sperm released into the genetical tract of the female during coitus are X bearing and the remaining half are Y bearing. It is simply a matter of chance as to which type of sperm fuse with the ovum. If the egg X is fused by X bearing sperm, the resulting combination is XX, that is female constitution, and the child produced as female, that is daughter. If the egg X is fused by Y bearing sperm, the resulting combination is XY, that is male constitution, and the child produced a male son. ठीक है, तो हमारा हमारा जो सेक्स है किस पे डिपेंड करता है, कौन सा टाइप का स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होता है, मतलब फ्यूज़ होता है। क्योंकि एग में हमारा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बट स्पर्म कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जस्ट सो इट इज़ रैंडम एज टू विच टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द एग। इफ एन एक्स बियरिंग chromosome fuses with the X bearing chromosome of the egg, then a constitution of XX is produced, and XX is a female constitution, so a daughter will be born. But if a Y bearing sperm is fused with an X egg, then the constitution of XY is formed, and XY is from male constitution, so the child produced will be a male, that is son will be produced. So simply you can learn that XX is a female constitution and XY is a male constitution. Next come to the chromosomes, carriers of genes. Okay, so chromosomes are the carriers of genes. Means पहले देख लो जीन वर्ड किसके द्वारा गाया था। The gene word was coined by Wilhelm Johnson in 1909. Okay, so gene word was coined by Wilhelm Johnson 1909, and you can see that here genome is the full component of DNA including all genes and the इंटरजेनिक रीजन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जेनोम क्या है? ये एक डीएनए का फुल कंपोनेंट है। ओके, बाकी इतना ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। नेक्स्ट आ जाओ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। देखो डैट you have learned that humans have total 46 chromosomes. Okay, so the chromosome 1, okay, chromosome 1, it contains 2968 genes in it. Okay, ये आप लर्न कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्रोमोसोम 1 contains how many genes? It contains 2968 genes. Okay, and chromosome Y, that is the last chromosome. Okay, chromosome Y, it contains 231 genes. ठीक है, सबसे कम इसमें होता है, क्रोमोसोम वाई में होता है कितना? 231 जीन्स होता है। एंड इन टोटल ह्यूमन्स हैव अप्रॉक्सीमेटली 19,000 जीन्स प्रेजेंट इन देम। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे अंदर कितना जीन्स होता है? 19,000 जीन्स है, जो डिफरेंट बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो ये सब बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज़ जीन्स एंड देयर एलील्स। ठीक है, तो पहले आप जान लो कि एलील क्या होता है। ठीक है,
allele. It is the alternate form of the gene occupying the same location in the homologous chromosome is called as allele. Okay, so allele is the alternate form of a gene. मतलब वो क्रोमोसोम वो जो एक जो जीन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ऑल्टरनेट होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन एंड इट ऑक्यूपाइज द सेम लोकेशन इन द होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, देख लो एग्जाम्पल बताता हूँ. ये देखो, ये एक टाइप का क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया. ठीक है, तो ये और ये दोनों एक एलेली है क्योंकि सेम लोकेशन में है, कैपिटल है. ओके, और ये भी एक एलेली है, सेम लोकेशन, एलेली. ये सब एक एलेली का एग्जांपल है. ठीक है, इट इज़ द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकेशन इन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज एलेली. इतना बड़ा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे बताओ. सुनो, नेक्स्ट इज व्हाट इज डोमिनेंट एलेली. डोमिनेंट एलेली मीन्स you can tell that it is a kind of super ruling allele or the allele which expresses itself even in the presence of another allele is known as dominant allele. means देखो, अगर यहाँ पे देखो दो टाइप का प्रेजेंट है, एक तो कैपिटल डी और एक स्मॉल डी. ओके, सो यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, कैपिटल डी का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा. सो इट इज़ एन dominant allele. means it can express itself even in the presence of another allele. so this type of allele is known as a dominant allele. देखो यहाँ पे स्मॉल डी भी है बट कैपिटल डी भी है, बट कौन एक्सप्रेस ज़्यादा करेगा, कैपिटल डी ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा. सो कैपिटल डी इज एन dominant allele. next you come to the recessive allele. what is recessive allele? You can tell that the suppressed allele is known as recessive allele, or the allele whose expression is suppressed in presence of dominant allele is known as recessive allele. ठीक है, तो इसे एक सेम एग्जांपल लो. यहाँ पर स्मॉल डी क्या होगा, हमारा रिसेसिव एलेली होगा. क्यों? क्योंकि ये दूसरे एलेली के प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन को वो दिखा नहीं पा रहा है. सो द एलेली which cannot express itself in the presence of another allele is known as your recessive allele. so small d here is a recessive allele. फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है, देख लो. दैट द क्रोमोसोम एज अ होल कैन नीदर बी डोमिनेंट नॉट रिसेसिव. मीन्स और एक क्रोमोसोम कहीं भी एक होल में कभी डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं हो सकता. मतलब ये अकेला कहीं भी ये अकेला क्रोमोसोम कहीं भी एक डोमिनेंट या रिसेसिव अकेला में नहीं हो पाएगा. ये एक पेयर में होगा तभी ये डोमिनेंट या रिसेसिव इसको हम बोलेंगे. नेक्स्ट यू कम टू जीनोटाइप एंड फेनोटाइप. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा, देख लो. कैपिटल आर both dominant means tongue roller. capital R, small r, so one dominant one recessive means tongue roller, because that the dominant expression will be more, it will express itself more than the recessive allele, so it will be dominant, so the result will be tongue roller. Small r means both recessive, so non roller, the person is a non roller. Next you come to the genotype and phenotype. Genotype and phenotype क्या होता है? Genotype means the set of genes present in the cells of an organism, and phenotype means the observable characteristics which are genetically controlled. ठीक है, genotype हमारा हो गया, it is the set of genes present in the cells of an organism, means वो सेल के अंदर का बात है. बट phenotype means it is the observable characteristics which are genetically controlled, means the things which we can observe by our eye inside a person is known as phenotype. मतलब हमको उसका बिहेवियर दिख रहा है कि कैसा बिहेव कर रहा है, तो वो हम phenotype एक्सप्रेशन बता सकते हैं. means that we can observe is known as phenotype, but the set of genes present in the cells is known as genotype, and the phenotype means the observable characteristics which are genetically controlled. Next you come to the homozygous dominant allele. Homozygous dominant allele means when the two homologous chromosomes contains dominant allele is known as homozygous dominant allele. मतलब दोनों क्या करेंगे, हमारे डोमिनेंट एलेली प्रेजेंट रहेगा दोनों टाइप के क्रोमोसोम में. देख लो, कैपिटल मीन्स बोथ आर डोमिनेंट, सो इट इज अ homozygous dominant allele. and next is a heterozygous dominant means when the two homologous क्रोमोसोम कंटेन्स ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ allele. मतलब कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, बट कौन ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? डोमिनेंट वाला कैपिटल आर ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा. सो इट इज़ दिस टाइप ऑफ पेयर इज नोन एज आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट allele. नेक्स्ट जो आपके बुक में नहीं दिया है बट फिर भी देख लो, होमोजाइगस रिसेसिव allele. वो क्या होता है? मीन्स बोथ द पेयर विल कंटेन recessive allele present in them.
मतलब स्मॉल आर का पेयर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव एलली बोलेंगे, ठीक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एक रिसेसिव एलली होगा। नेक्स्ट यू कम टू द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया एक तो इनहेरिटेंस का, देख लो ये कैटेगरी चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ मेल फीमेल। ये जो होलो स्फीयर है ये फीमेल का सिंबल है, और होलो स्क्वायर है ये एक मेल का सिंबल है, ठीक है। सो ये फीमेल है बट ये सॉलिड है, बट ये मेल और ये फीमेल दोनों का होलो है, ठीक है। सो मीन्स मेल्स आर शोन बाय स्क्वायर्स एंड फीमेल्स बाय सर्कल्स, ओके। फीमेल्स को सर्कल दिखाया गया, मेल्स को स्क्वायर से दिखाया गया है। बोथ फादर एंड मदर आर टंग रोलर्स, होलो सिंबल्स प्रेजेंट द यूजुअल एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ के ये मदर और फादर दोनों क्या है, टंग रोलर है, मतलब ये अपना टंग को रोल कर सकते हैं। क्यों और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, होलो सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। फिर नेक्स्ट, ऑफ द 3 चिल्ड्रन बॉर्न 2 कैन रोल होलो सिंबल्स एंड 1 कैन नॉट सॉलिड सिंबल। फिर इनके 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 रोल कर सकते हैं टंग को रोल, बट एक रोल नहीं कर सकता, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, 2 होलो सिंबल फॉर दिस 2, सो दिस 2 कैन रोल, बट फॉर हर इट इज़ अ सॉलिड सिंबल, सो शी कैनॉट रोल हर टंग, ओके। तो ये एग्जांपल है, छोड़ो इसको, ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर इज अ सिंपल डायग्राम इन विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स of one parent are placed along one side of the square and those of the other parent are placed along the other side. Then the possible combinations of the opposite gametes are given in the sub-squares. The resulting phenotypes can be written on the genotypes, ठीक है। तो ये एक पुनेट स्क्वायर है आपका, ठीक है। ऐसे स्क्वायर बनाओगे, ये पुनेट स्क्वायर है। ये फिर एक पेरेंट का गैमेट का आप इधर लिखोगे, यूजुअली मेल का हम ऊपर लिखते हैं और फीमेल का इस साइड में लिखते हैं। फिर आप कंबाइन करके जो भी निकालोगे वो आपका पुनेट स्क्वायर का अंदर आएगा, इस सब स्क्वायर्स में लिखा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको करना सिखाऊंगा पुनेट स्क्वायर कैसे करते हैं। नेक्स्ट आगे है, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे पुनेट स्क्वायर करते हैं, बट यहाँ पे पहले कुछ देख लो। some character and traits is given. Eye color, dominant character is brown and recessive character is blue. Tongue dominant is rolling, recessive is non-rolling. Hand dominant is right-handedness, recessive is left-handedness. Earlobe dominant is free, recessive is attached. Lips dominant is thick, recessive is thin. RH blood group dominant is positive, recessive is negative. Color vision positive is normal, dominant is normal and recessive is color blind. Cheek dominant is dimpled, recessive is normal, ठीक है। नीचे कुछ दिया है, सम अनकॉमन हेरिडिटरी ट्रेट्स। पॉलीडेक्टाइल मीन्स एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोज, इट इज़ अ डोमिनेंट फॉर्म। एल्बिनिज्म, टोटल एब्सेंस ऑफ स्किन पिगमेंट, इट इज़ अ रिसेसिव। कैम्पोडेक्टाइल, इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन द लिटिल फिंगर, इट इज़ अ डोमिनेंट। सो ये 3 तो आप लर्न कर लो, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तीनों देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट यू कैन लीव दिस वन, सिंपली आ जाओ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे, ओके। The sex-linked inheritance is the appearance of a trait which is due to the presence of an allele exclusively either on the X chromosome or on the Y chromosome। मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी एलेली है वो पूरे तरीके से या तो X क्रोमोसोम पे होगा या तो Y क्रोमोसोम पे होगा। मीन्स दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ओके। ये आप छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया है यहाँ पे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका मतलब देख लो, यूजुअली बोला जाता है कि जो भी मदर के कैरेक्टर्स है वो जनरली सन में आते हैं और जो भी फादर के कैरेक्टर जनरली उसके डॉटर में जाते हैं। तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलेंगे। और ऐसा जनरली देखा भी जाता है कि जो भी मदर के जनरल कैरेक्टर्स है वो सन में आ जाते हैं, जो भी फादर के जनरल कैरेक्टर्स है वो डॉटर में आ जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फिर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो ज़्यादातर मेल्स में देखा जाता है। मेल्स में क्यों? बिकॉज इन फीमेल्स इफ़ फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन क्या था हमारा, एक्स कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। तो अगर उसमें से एक इफ़ वन एक्स क्रोमोसोम हैज़ द रिसेसिव जीन, ठीक है, फिर क्या होगा, द अदर एक्स क्रोमोसोम मे हैव द डोमिनेंट जीन, ठीक है। तो अगर इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन है तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन हो। सो द होल कैरेक्टर ऑफ दैट जीन विल बी डोमिनेंट। बट ह्यूमन मेल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, एक्स वाई था। सो इसमें तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इस एक्स क्रोमोसोम का रिसेसिव जीन हो गया
तो पूरा रिसेसिव बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक और एक्स क्रोमोसोम तो है नहीं, ठीक है। सो द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज मोर इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द always transfer from mother to son, because the X chromosome of the son it comes from the mother and the Y chromosome comes from the father, ठीक है। तो X linked inheritance हमारा कैसा क्या ज़्यादा देखा जाता है कि हमेशा ज़्यादातर क्या हमेशा ही मदर से सन को जाता है, क्योंकि हमारा मेल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? XY है, तो उसमें से Y क्रोमोसोम कहाँ से आता है? फादर से आता है, क्योंकि Y सिर्फ फादर के पास ही होता है। X and Y are the two kinds of sperm that fertilizes the X chromosome of an egg. So the X chromosome always come from the mother and the Y chromosome always come from the father for the son constitution. Okay. Next, कुछ यहाँ पे आपका दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, बट आप जान लो, आपके लिए ज़रूरी है। पेडिग्री चार्ट एक टर्म है, उसका मतलब होता है द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सम जेनेटिक कैरेक्टर फॉर 2 or more generations in the form of family tree is known as pedigree chart. Okay, पेडिग्री चार्ट मतलब क्या होता है? इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सम जेनेटिक कैरेक्टर फॉर 2 or more generation फैमिली ट्री इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री। मीन्स कोई भी कैरेक्टर 2 या 3 जनरेशन मतलब दादाजी से लेकर आपके पापा से आप, फिर आपके बच्चों, ऐसे 2-3 जनरेशन चले जा रहा है। कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर उसको एक फैमिली ट्री के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पेडिग्री चार्ट बोलेंगे। सो यू कैन राइट दैट द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सम जेनेटिक कैरेक्टर फॉर 2 or more generation इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री इज नोन एज पेडिग्री चार्ट। और ये जो आपका पुनेट स्क्वायर बनाया गया, ये मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। इधर नेक्स्ट वी विल गो टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इनहेरिटेंस का? पी प्लांट के ऊपर। पी मतलब पी प्लांट के ऊपर, ओके। और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। इस टर्म को आप लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक नेम इसका पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम्स में। तो पी का साइंटिफिक नेम आप लर्न कर लीजिएगा, इट इज़ पाइसम सैटिवम। सो मेंडल कंडक्टेड इट्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, ओके। और मेंडल ने क्यों गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया, उसका रीज़न दिया हुआ है, देखो। पहला, मैनी वेराइटीज़ वर अवेलेबल इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो गार्डन पी का बहुत सारा वेराइटी अवेलेबल थे, और भी ऑल्टरनेट फॉर्म में, ठीक है। इसलिए उसने किया। नेक्स्ट रीज़न दैट द वेराइटीज अवेलेबल इन प्योर फॉर्म दैट ब्रेड थ्रू, दैट इज प्रोड्यूस द सेम टाइप जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मीन्स सेकेंड रीज़न इज़ दैट वो जनरेशन के बाद अगला जनरेशन में सेम टाइप प्रोड्यूस करता जा रहा था, तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट, bees are normally self-pollinated, but self-pollination could be prevented by removing corresponding reproductive parts, male part stamens and female part carpels of the flower, and could as well be cross-pollinated artificially, ठीक है। तो bees normally self-pollinated होते हैं, बट उसको cross-pollination में किया जा सकता है कि by removing the reproductive parts of both male and female. So these 3 reasons, and एक और रीज़न ले लो, is that the lifespan of pea plant is short and many generation can be obtained and studied in very less time. पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, वो जल्दी मर जाता है। सो बहुत सारा जनरेशन को हम स्टडी कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। दिस 4 वर द रीजन्स बिकॉज ऑफ विच मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, गार्डन पी का फ्लावर कलर क्या है? डोमिनेंट में पर्पल है, रिसेसिव में वाइट है। सीड कलर डोमिनेंट येलो, रिसेसिव ग्रीन। सीड शेप डोमिनेंट राउंड, रिसेसिव रिंकल्ड। पॉट कलर डोमिनेंट ग्रीन, रिसेसिव येलो। पॉट शेप डोमिनेंट इन्फ्लेटेड, रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावर पोजिशन डोमिनेंट एक्सिलरी, रिसेसिव टर्मिनल। प्लांट टाइप डोमिनेंट टॉल, रिसेसिव इज ड्वार्फ, ओके। सो हाँ, यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है जब आप क्रॉस करोगे, जब आप ये पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो एक टर्म यूज़ किया जाता है F1। F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल जनरेशन क्या होता है? फिलियल जनरेशन मीन्स अ क्रॉस बिटवीन ऑस्प्रिंग्स। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ द ऑस्प्रिंग्स आर नोन एज फर्स्ट फिलियल, सेकेंड फिलियल एंड द थर्ड फिलियल जनरेशन, एंड डिनोटेड बाय सिंबल्स F1, F2 एंड F3, ठीक है। फिलियल जनरेशन मतलब जो पेरेंट्स के ऑस्प्रिंग्स है, उन ऑस्प्रिंग से जो क्रॉस किया जाएगा उसको हम फिलियल जनरेशन के रूप में लिखते हैं। पहला बार होगा तो F1, दूसरी बार होगा तो F2, तीसरी बार होगा तो F3, उसको हम फिलियल जनरेशन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको क्रॉस करके दिखाता हूँ। ये 2 तरह का क्रॉस करते हैं। पहला एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, दूसरा एक डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, ठीक है।
तो पहले डेफिनेशन ले लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब दो पेरेंट में क्रॉस करवाएंगे बट दोनों का सिर्फ एक ही कैरेक्टर डिफरेंट होगा। सो उस टाइप ऑफ क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। और दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस मीन्स द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स फॉर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। मतलब दो पेरेंट में क्रॉस करवाएंगे बट उनमें दो कैरेक्टर्स अलग अलग ऑल्टरनेट फॉर्म के होंगे, तो उस टाइप ऑफ क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। सो जनरली आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर डाईहाइब्रिड क्रॉस आते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत ही सिंपल क्रॉस है, देख लो इजी। और डाईहाइब्रिड थोड़ा टफ हो सकता है बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो चलिए मैं आप एग्जांपल के साथ एक करके दिखाता हूँ एक क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड का भी और डाईहाइब्रिड का भी। सो अगर हम एक पी प्लांट लेंगे जिसका एक राउंड सीड है और एक का रिंकल सीड है, ठीक है, और उसका F1 और F2 जनरेशन निकालना है, ठीक है। तो पहला हम ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है, ठीक है। पहला लिख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो राउंड सीड है तो उसका क्या होगा आपका, वो होगा कैपिटल R कैपिटल R। और रिंकल है तो वो रिसेसिव है मीन्स स्मॉल r स्मॉल r। डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल R, और रिसेसिव के लिए हम स्मॉल में लिखेंगे स्मॉल r। तो पहला F1 जनरेशन निकालते हैं, दैट इज़ फर्स्ट फिलियल, ठीक है। बॉक्स बनाइए ऐसा, एक पेरेंट का ऊपर कैपिटल R और एक पेरेंट का नीचे स्मॉल r। सो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल कम कैपिटल R स्मॉल r, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, फिर इसको इसके साथ करेंगे इसके साथ, ठीक है। देख लो मैं बना के समझाता हूँ, ये इसके साथ, फिर ये वापस इसके साथ, ठीक है, फिर ये हो गया आपका इसके साथ, फिर ये इसके साथ। So all the results will be capital R and small r. The results will be capital R and small r means the phenotype will be, phenotype में is राउंड सीड, क्योंकि एक तो आपका डोमिनेंट है तो पूरा आपका डोमिनेंट ही प्रोड्यूस होगा जब नेक्स्ट जनरेशन में होगा। तो जेनोटाइप क्या है, इट इज़ कैपिटल R स्मॉल r, ओके। और फिर सेकंड फिलियल जनरेशन के पास क्या है, F2 के लिए हमारे पास है कैपिटल R स्मॉल r है, तो दोनों को क्रॉस करेंगे कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विथ कैपिटल R स्मॉल r, क्योंकि सारा तो प्रोड्यूस हो चुका था, कैपिटल R स्मॉल r था, ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस करेंगे, F2 लिखो, बॉक्स बनाओ, कैपिटल R और स्मॉल r इस तरफ, इधर भी कैपिटल R और स्मॉल r। सो क्रॉस करेंगे, देखो बता रहे कैसे, इसको इसके साथ, तो ये हुआ हमारा कैपिटल R, फिर इसको इसके साथ, तो ये हुआ कैपिटल R स्मॉल r, फिर इसको इसके साथ, तो ये हुआ कैपिटल R स्मॉल r, फिर इसको इसके साथ, तो स्मॉल r। तो हमारा फेनोटाइप क्या हो गया, फेनोटाइप हो गया 3 ठो राउंड सीड आएगा। देखो कैपिटल मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल स्मॉल मतलब भी डोमिनेंट, कैपिटल स्मॉल इसका मतलब भी डोमिनेंट, तो हमारा होगा 3 राउंड सीड एंड स्मॉल मतलब रिसेसिव। सो इट विल बी 1 रिंकल सीड, 3 राउंड सीड एंड 1 रिंकल सीड। और जेनोटाइप में हमारा होगा कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल r। तो ये हमारा जेनोटाइप फेनोटाइप है, ठीक है। और रेशियो अगर निकालना चाहते हो तो देखो F1 का रेशियो क्या होगा 1:0, क्योंकि राउंड सीड एक है और आपका रिंकल सीड कोई नहीं है, तो 1:0 का रेशियो। जेनोटाइप भी हमारा सिर्फ कैपिटल स्मॉल r है, तो इसका भी रेशियो का 1:0। और F2 जनरेशन में क्या होगा रेशियो 3:1, क्योंकि 3 राउंड सीड है, 1 रिंकल सीड है, तो 3:1 का रेशियो होगा। और जेनोटाइप का रेशियो क्या होगा 1, कैपिटल क्या है 1 है, कैपिटल स्मॉल कितना है 2 है, तो 1:2, और कैपिटल स्मॉल कितना 1 है, तो इसका रेशियो होगा 1:2:1, ठीक है। और इसका रेशियो होगा 3:1, ओके। सो नाउ यू कम टू द नंबर 2, डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हम करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, मतलब द क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स फॉर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो चलो एग्जांपल है, जैसे एक टॉल प्लांट है with axial flower means capital T and capital A, okay. It is crossed with a dwarf plant means small t and with terminal flower मतलब small a। तो पहला F1 जनरेशन निकालेंगे, F1, ओके। सो क्रॉस बनाएंगे, तो पहले मतलब गैमेट्स क्या होगा, कैपिटल T कैपिटल A और कैपिटल T कैपिटल A, ठीक है। उसका स्मॉल t स्मॉल है, गैमेट्स होंगे, तो इधर लिख लेते हैं कैपिटल T कैपिटल A
कैपिटल टी कैपिटल ए, और इधर ले लो स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल ए। अब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले इसके साथ, फिर इसको लेंगे हम इसके साथ, फिर इसको लेंगे इसके साथ और इसको लेंगे इसके साथ। तो हमारा क्या गैमेट्स आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इसको फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो सारा में हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए मीन्स टॉल प्लांट विद एक्सेल फ्लावर ही हमारा आ रहा है। सो फेनोटाइप विल बी टॉल प्लांट with axial flower, okay, and genotype will be capital T small t capital A small a, ठीक है। तो ये आया। अब नेक्स्ट क्रॉस करेंगे हम किस में, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो पहले बताओ गैमेट्स क्या होगा, गैमेट्स होंगे हमारे कैपिटल टी के साथ कैपिटल ए, कैपिटल टी के साथ स्मॉल है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल है, स्मॉल टी के साथ स्मॉल है। सो गैमेट्स विल बी, गैमेट्स लिख लो, कैपिटल टी कैपिटल ए कॉमा कैपिटल टी स्मॉल ए कॉमा स्मॉल टी कैपिटल ए कॉमा स्मॉल टी स्मॉल ए। अब पूछोगे कि गैमेट्स कहाँ से आया, देखो तो पहले कैपिटल टी को कैपिटल ए के साथ लोगे, फिर कैपिटल, देखो डायवर्स कैपिटल टी को कैपिटल ए के साथ लिए, ठीक है, फिर इस कैपिटल टी के कैपिटल स्मॉल ए के साथ लिए, ठीक है, फिर स्मॉल टी को कैपिटल ए के साथ लिए, ठीक है, फिर स्मॉल टी को स्मॉल ए के साथ लिए। तो ये 4 टाइप का गैमेट्स आपके पास होंगे। अब इसका क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन में। तो चलिए क्रॉस करते हैं F2, कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल ए, फिर यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल ए। अब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो चलिए हो गया। और इसमें से मैं आपको फेनोटाइप और जीनोटाइप निकाल के बताता हूँ। फेनोटाइप में क्या होगा, पहला टॉल प्लांट विद एक्सेल फ्लावर, वो कितना ठो है, देखो एक तो हुआ टॉल प्लांट विद एक्सेल फ्लावर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल ए, ठीक है, इधर 2 हुआ, ये एक होगा 3, ठीक है, तो ये भी टॉल प्लांट एक्सेल फ्लावर 4, ठीक है, फिर ये टॉल प्लांट है एक्सेल फ्लावर है 5, फिर ये होगा 6, फिर आपका ये टॉल प्लांट एक्सेल फ्लावर 8, फिर ये एक टॉल प्लांट एक्सेल फ्लावर 9, ओके। नेक्स्ट आपका होगा 9, यस, 5, 6, हाँ इधर एक हुआ 9, ठीक है। टॉल प्लांट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो योर टॉल प्लांट विथ एक्सेल फ्लावर विल बी 9, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर टॉल प्लांट विथ डॉफ फ्लावर, मतलब टॉल प्लांट विथ डॉफ फ्लावर। तो इधर हो गया 1, ठीक है, कैपिटल स्मॉल है, इधर हो गया 2, फिर इधर हो गया 3। तो टॉल प्लांट विथ डॉफ फ्लावर कितना है आपका, 3 है, तो रेशियो लिख रहा हूँ 9:3। फिर दूसरा डॉफ प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर, ओके, मतलब टर्मिनल फ्लावर कैपिटल ए होगा, और ये तो ये हुआ डबल टिक पे ले लो, ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। तो डॉफ प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर भी हमारे पास 3 है, और डॉफ प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ओके, ये वाला। तो ये हो गया हमारा रेशियो क्या हुआ, 9:3:3:1। सो कैसे आया,
टॉल प्लांट विथ एक्सेल फ्लावर हमारे पास 9 ठो है। टॉल प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर हमारे पास 3 ठो है। फिर डॉफ प्लांट विथ एक्सेल फ्लावर हमारे पास 3 ठो है। डॉफ प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर हमारे पास 1 ठो है। तो योर फेनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1। ओके, सो दोनों टाइप का क्रॉस दिखा दिया। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सिंपल एक कैरेक्टर के साथ, दूसरा का डायहाइब्रिड क्रॉस है 2 कैरेक्टर के साथ। तो इसी टाइप के आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, क्या क्या लॉ दिया है देख लो। Law of dominance. Out of a pair of contrasting characters present together, only one is able to express itself while the other remains separate. The one that expresses is the dominant character and the one unexpressed is the recessive. ठीक है। So law of dominance क्या बोलता है कि हमारे पास एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब दोनों का कैरेक्टर पूरा कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बट दोनों में से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। कौन एक्सप्रेस कर पाएगा? दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ। ये डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस करेगा, बट ये रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। It is also known as law of the purity of gametes. Law of segregation is also known as law of purity of gametes. इसका definition देख लो। The two members of a pair of factors separate during the formation of gametes. They do not blend but segregate or separate into different gametes. ठीक है। तो जो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे वो क्या होंगे? वो गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब वो गैमेट बने जाएंगे तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स when there are 2 pair of characters, the distribution of the alleles of one character into the gamete is independent of the distribution of the allele of the other character. ठीक है, मीन्स जब हमारे पास दो पेयर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है, सो ये वाला मीन्स यू कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलली, ये कैरेक्टर का एलली इसमें आएगा या इसमें जाएगा, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट कैन डिसाइड बाय इटसेल्फ। सो the distribution of allele of one character into the gamete is independent of the distribution of the allele of the other character. मतलब ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उसका डिसीजन अपना है, इंडिपेंडेंट है। इट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ये 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों को आपको अच्छे से लर्न करना है। इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया था मेरे को बताया नहीं। 2 kinds of ratio and the 2 kinds of hybridization are as follows. जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया, मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या था F2 जनरेशन का, फेनोटाइपिक रेशियो था 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1, और डायहाइब्रिड रेशियो क्या था F2 जनरेशन का, फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो वेरी कॉम्प्लेक्स मीन्स यू कैन लीव दैट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो मैंने आपको करके दिखाया था वही रेशियो दिया गया, रेशियो आप लर्न कर लीजिएगा और प्रैक्टिकली भी आप करना सीख जाएगा। नेक्स्ट यू कम टू द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉज। कहाँ कहाँ मेंडल का लॉ यूज़ होता है? पहला, अ नॉलेज ऑफ द बेसिक मेंडेलियन प्रिंसिपल गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द न्यू कॉम्बिनेशन इन द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड्स एंड एनिमल्स टू प्रेडिक्ट द फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, सच इन्फॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बोथ प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर ब्रीड्स। नंबर 3, न्यू टाइप्स ऑफ प्लांट्स विद न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडाइजेशन। सो तो मेंडल का लॉ हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स इट कैन हेल्प द प्लांट ब्रीडर्स टू breed different types of plants and animals. Okay, and due to Mendel law we can produce new type of plants by combining new characters or useful characters with the other. So in this way it is helpful for us. So you learn these 3 application. Next term is your mutation. What is mutation? Mutation is a sudden change in one or more genes or in the number or in the structure of chromosomes. ठीक है, तो इसका की वर्ड है सडन। सडन आपको डालना ही पड़ेगा अगर आप म्यूटेशन का डेफिनेशन लिख रहे हो, तो ये आप कहीं भी डालोगे सडन को, ठीक है। तो सडन म्यूटेशन क्या है हमारा? इट इज़ अ सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो म्यूटेशन मतलब वो जीन्स में एक सडन चेंज आ जाएगा, या तो क्रोमोसोम का नंबर में या तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में एक सडन चेंज आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैन ऑल्टर द स्ट्रक्चर एंड ऑफ जीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपको बस म्यूटेशन का डेफिनेशन याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है।
ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स स्टार्ट करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो ये एक बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप आराम से कर लोगे। और इसका जो पुनेट स्क्वायर है उसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो मेंडल्स का लॉज है, ये तीनों में से भी एक क्वेश्चन पक्का आपका आएगा, तीनों लॉ को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए आज का जेनेटिक्स ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एब्जॉर्प्शन बाय रूट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।